वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका परफेक्ट मीनिंग निकालेंगे। स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश समझना बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टोरी के माध्यम से ही आपको इंग्लिश समझाई जाए, ताकि आप परफेक्ट तरीके से इंग्लिश समझ भी सकें और आपको स्टोरी सुनने का भी मौका मिल जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिएगा, या फिर एक और बात कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसे खोल सकते हैं। और ये है हमारा पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बना चुकी हूँ और ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को रीड कर लेते हैं। चौथे विद्वान को महसूस हुआ कि कंकाल एक शेर का था और यह थोड़े ही देर में जिंदा हो जाएगा और सबको मारकर खा जाएगा। इसलिए वह नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे विद्वान ने मंत्र का पाठ शुरू किया और वह सिंह जमीन से उठ खड़ा हुआ। जीवित शेर गर्जना करने लगा और विद्वानों पर कूद पड़ा। उसने 3 विद्वानों को मार दिया और जंगल में चला गया। चौथा विद्वान पेड़ से नीचे आ गया। उसने अपने 3 साथियों को मृत पाया। क्या पाया? मृत, यानी कि मरा हुआ पाया। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। चौथे विद्वान को महसूस हुआ कि यह कंकाल एक शेर का था और यह थोड़े ही देर में जिंदा हो जाएगा। The fourth scholar realized that this skeleton was of a lion and that it would come alive in time। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फोर्थ, चौथा, स्कॉलर, विद्वान, रियलाइज्ड, महसूस हुआ या फिर उसने महसूस किया, डैट, की, दिस, यह, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल। स्केलेटन का मतलब बिल्कुल सही, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, याद कर लीजिए। वाज, इसका मतलब था, थे, थी होता है। ऑफ अ लायन, यानी कि वो जो कंकाल था किसका था? ऑफ अ लायन, यानी कि शेर का था। एंड, और, डैट, की, इट वुड कम अलाइव, और अगर वो जीवित हो जाता है, इन नो टाइम, यानी कि बिना वक्त गवाए, तो आगे क्या होता है देखते हैं। और सबको मारकर खा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि चौथे विद्वान को महसूस हुआ कि यह कंकाल एक शेर का था और यह थोड़ी ही देर में जिंदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, और यह सबको मारकर खा जाएगा। इसलिए वह नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया। The fourth scholar realized that this skeleton was of a lion and that it would come alive in no time and kill and eat everyone. So he climbed a nearby tree. तो क्या कह रहा है कि अभी तक तो आपने समझ लिया होगा कि जो विद्वान है, जब उसने सबको बताया कि नहीं, ये बात सही है, मैं सही कह रहा हूँ, ये जो लायन है ये हमारे लिए खतरनाक है, और उसने सोचा, उसने महसूस किया कि ये जो कंकाल है ये शेर का है और थोड़ी ही देर में यह क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। अलाइव का मतलब क्या होता है? तो अलाइव का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अलाइव का मतलब होता है यहाँ पर जिंदा। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। ओके, याद रख लीजिए या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एंड किल, और मार देगा। एंड ईट एवरीवन, यानी कि हम सभी को मार कर खा जाएगा। सो इसलिए ही क्लाइम्ब, वह चढ़ गया। अ नियर बाय ट्री, यानी कि एक करीब में ही एक पेड़ था, उस पर क्या हुआ कि वह चढ़ गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका भी बने क्लाइम, यानी कि चढ़ना। क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना। ओके याद रखिए। अगला है, तीसरे विद्वान ने मंत्र का पाठ शुरू किया और वह सिंह जमीन से उठ खड़ा हुआ। The third scholar started reciting the mantra and the lion got up from the ground.
यहाँ क्या कह रहा है कि द थर्ड स्कॉलर स्टार्टेड रिसाइटिंग द मंत्रा एंड द लायन गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड स्कॉलर यानी कि तीसरा विद्वान स्टार्टेड शुरू किया, रिसाइटिंग पढ़ना या फिर पाठ करना, द मंत्रा यानी कि जो मंत्र थे जो बुक में लिखे हुए थे उन्हें पढ़ना शुरू किया, एंड द लायन गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर गॉट अप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो गॉट अप का यूज कब होता है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से गॉट अप कहिए या फिर अलाइव कहिए, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा। क्यों, ध्यान से देखिए कि गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो शेर था गॉट अप उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि जमीन से। अगर कोई मरा हुआ जो जानवर है वो खड़ा हो जाए यानी कि जमीन पर वो खड़ा हो जाए वापस से, तो इसे क्या कहेंगे, अलाइव यानी कि वो जिंदा हो गया। इसे क्या कहेंगे, अलाइव यानी कि वो जिंदा होगा। जीवित शेर गर्जना करने लगा और विद्वानों पर कूद पड़ा। The living lion started roaring and jumped on the scholars. Roaring का मतलब क्या होता है, गर्जना, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से दहाड़ना, घुर्राना। ओके, तो क्या कह रहा है, द लिविंग लायन यानी कि जो जीवित शेर था जब वो जीवित हो गया, द लायन स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू कर दिया, रोरिंग यानी कि घुर्राना या फिर कह सकते हैं रोर करना, एंड जम्प्ड और कूदा, ऑन द स्कॉलर्स किस पर, ऑन द स्कॉलर यानी कि जो विद्वान थे उनके ऊपर, जम्प्ड यानी कि झपटा। अगला है, उसने 3 विद्वानों को मार दिया और जंगल में चला गया। ही किल्ड उसने मार दिया 3 स्कॉलर्स 3 विद्वानों को, एंड वेंट और चला गया, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की तरफ। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ओके, याद रखिए, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। He killed 3 scholars, 3 स्कॉलर यानी कि 3 विद्वान। किल्ड V2S का भी बने किल यानी कि मारना, वेंट तो जानते हैं ये भी V2 ही है, फॉरेस्ट जैसा कि मैंने अब आपको बताया अभी जंगल। ओके, अगला है, चौथा विद्वान पेड़ से नीचे आ गया और क्या हुआ कि द फोर्थ स्कॉलर केम डाउन फ्रॉम द ट्री। फोर्थ स्कॉलर चौथा विद्वान, फोर्थ स्कॉलर मतलब चौथा विद्वान, केम डाउन यानी कि नीचे आ गया, केम डाउन का मतलब क्या हुआ, नीचे आ गया, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से, तो कहाँ से, ट्री यानी कि पेड़ से नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया। और आगे क्या होता है, उसने अपने 3 साथियों को मृत पाया। He found 3 of his comrades dead. कॉमरेड का मतलब क्या होता है, साथियों। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि कॉमरेड यहाँ पर होता ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं इसका मतलब, तो अगर यहाँ पर कॉमरेड नहीं होता तो इसका मतलब होता साथी। इसका मतलब क्या होता, साथी। लेकिन इसमें अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अभी इसमें साथी में ऐसा ही देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। अगर हम लोग यहाँ पर कॉमरेड पूरा यूज करते हैं तब हम लोग यहाँ पर साथियों में, ध्यान रखिए मैं जो बता रही हूँ, जो साथियों में यहाँ पर जो हर सही है हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर हम बस कहेंगे साथी तो यहाँ पर हम लोग उसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर दीर्घ ही लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि बिना आगे पीछे सोच कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि बिना आगे पीछे सोचे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। From this we learn that no work should be done without thinking forward and backward. यानी कि सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि वो काम हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या फिर वो गलत है। अगर वो सही है तब तो आपके लिए ठीक बात है, लेकिन अगर वो गलत है तो हो सकता है कि आपको उससे डांट पड़ सकती है। So if you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.